बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो गई। इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिल सकता है। साथ ही इसमें 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हो रहा है। मिशन 2024 के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बैठक का एजेंडा क्या क्या है। तो इसमें अलग अलग प्रकोष्ठों पर चर्चा हो रही है। 9 राज्यों में चुनाव पर कल मंथन होगा। लोकसभा चुनाव पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। संगठनात्मक विषय पर चर्चा हो रही है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हो रही है। जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन हो रहा है। मीटिंग में अब कल हारी हुई सीटों पर फोकस किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से रणनीति बनाई जाए, उस पर चर्चा होगी। ये टीम मोदी है। ये वो टीम है जिसका एजेंडा तय है, नेता तय है और स्ट्रेटजी भी करीब करीब तय है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चुनाव पर चिंतन हो रहा है। उन राजनीतिक पहलुओं पर मंथन हो रहा है जिससे आगामी चुनाव में बड़ी जीत हो सके। मोदी के नेतृत्व में टीम बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। पहले भव्य रोड शो और फिर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मतलब साफ है, 24 के लिए बीजेपी की हर उस सीट पर नजर है जिस पर 2019 में पार्टी का ग्राफ नीचे रहा, और उसी ग्राफ को बढ़ाने के लिए 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री और 19 पूर्व मुख्यमंत्री मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इनके कंधे पर विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव का जिम्मा है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से बैठक के एजेंडे पर नजर डालिए। बैठक का एजेंडा क्या है? चुनावी राज, 2024 की रणनीति, संगठनात्मक विषय, ज्वलंत मुद्दों पर मंथन, कार्यक्रमों की चर्चा, प्रस्तावों पर चर्चा। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 में वो नंबर 2 या नंबर 3 पर रही थी। ऐसी सीटों की संख्या 144 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला 190 सीटों पर हुआ था, जिसमें से बीजेपी 175 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 15 सीटों पर। वहीं बीजेपी 72 सीटों पर नंबर 2 पर आई थी, जबकि कांग्रेस 209 सीटों पर नंबर 2 रही। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन 10 राज्यों पर नजर है जहां विधानसभा होना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर सहित कुल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही चुनावी रणनीति तैयार हो रही है। बीजेपी इसी बैठक में न केवल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेगी, बल्कि इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी तय कर देगी। लोकसभा की कमजोर माने जाने वाली 160 सीटों पर तैयारी की चर्चा भी बैठक में होने की संभावना है, जिससे यूपी के 14 जिले भी शामिल हैं। कि आप देखिए बाई इलेक्शन में बीजेपी की जीत कितनी हुई है। हमारे अपने स्टेट बिहार में 2 बाई इलेक्शन हम जीते कि नहीं? गोपालगंज जीते, कुड़न्नी जीते और नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ आने पर जीते। बाकी स्टेट्स में जो हम लोग जीते हैं बाई इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा, तो ये अपने सामने दिखाता है कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। और इसका बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे मुस्लिम समाज की बात आपने की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी सरकार सबकी चिंता करती है। वोट किसी ने दिया है न दिया ये नहीं, क्योंकि हमारा संवैधानिक दायित्व है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में चर्चा है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिस पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लग सकती है। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी किसी नए अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने के बजाय जेपी नड्डा के कार्यकाल को ही विस्तार दे सकती है। सेवा भाव में जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स के अलावा सेवा का काम कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप, बाकी कैंप, सबका डिटेल दिया, और जिस तरह से कोविड काल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के लोगों को खाना खिलाने की कोशिश की, हम सब लगे हुए थे। तो ये बड़ी बात है कि सेवा भाव भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी प्रामाणिकता से करें। राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, ये बहुत संतोष का विषय है। एक भव्य राम मंदिर बनेगा वहां पर, तो ये पूर्णता है। बैठक में जनता के मुद्दे, मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा, प्रवास योजना और बूथ स्तर की टीमों को मजबूत करना,
नेताओं को दी जाने वाली जिम्मेदारियों पर मंथन हो रहा है और बात जब मुद्दों की हो रही है तो राष्ट्र मंदिर यानी राम मंदिर को कैसे भूला जा सकता है, जो 2024 में बीजेपी के मुख्य एजेंडे का हिस्सा है। मतलब यूपी में मोदी प्लस योगी बहुत उपयोगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान एक बहुत बड़ा फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर किया जाना है और बहुत उम्मीद है और बहुत मुमकिन है कि जेपी नड्डा को ही एक्सटेंशन मिल जाए। अब आपको बताते हैं बीजेपी के अध्यक्ष कौन कौन रहे, ये जान लेना भी जरूरी है। 1980 से लेकर 1986 तक अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष रहे और 1986 से लेकर 1991 तक लाल कृष्ण आडवाणी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी बीजेपी की कमान संभालते नजर आए, तो 1993 से 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और 1998 से लेकर 2000 तक यानी 2 सालों तक कुशाभाऊ ठाकरे को जिम्मेदारी दी गई। 2000 से लेकर 2001 तक बंगारू लक्ष्मण को जिम्मेदारी दी गई और 2001 से लेकर 2002 तक के जना कृष्णमूर्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई। 2002 से 2004 तक ये जिम्मेदारी वेंकैया नायडू के पास थी। 2004 से 2006 तक लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर से बीजेपी की कमान संभालते नजर आए, तो 2006 से 2009 तक राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी मिली और 2009 से 2013 तक नितिन गडकरी, 2 पारियां लगातार उन्हें मिली और नितिन गडकरी अध्यक्ष रहे बीजेपी के। जबकि 2013 से लेकर 2014 तक राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2014 से 2020 तक ये जिम्मेदारी अमित शाह ने निभाई और उसके बाद 2020 से लेकर अभी तक जेपी नड्डा इस पद पर बने हुए हैं, जिनको सेवा विस्तार मिल सकता है। और एक तरफ बीजेपी दिल्ली में 2024 की रणनीति पर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से पीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर कंफ्यूजन अब भी बरकरार है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बीएसपी अकेले ही सारे चुनाव लड़ने वाली है, तो अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाते हुए केसीआर से नजदीकी बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर भारत के सियासी दल आखिर राहुल की यात्रा से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उससे पहले आपको बता दें कि राहुल की यात्रा से अब तक किस किस पार्टी ने दूरी बनाकर रखी है और किस किस नेता ने भी। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने दूरी बनाई। नीतीश कुमार, उन्होंने शुभकामनाएं जरूर दी लेकिन उन्होंने भी दूरी बनाकर रखी इस यात्रा से। अखिलेश यादव, मायावती, इन्होंने भी शुभकामनाओं की चिट्ठी जरूर लिखी लेकिन खुद शामिल नहीं हुए यात्रा में। इसके अलावा इन्हीं नामों में एक नाम जयंत चौधरी का भी है। ओम प्रकाश राजभर ने भी अभी तक इस यात्रा से दूरी बनाए रखी है। कांग्रेस ने सभी को आमंत्रित किया लेकिन किसी ने भी यात्रा में शिरकत नहीं की। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। समापन समारोह से पहले कांग्रेस यात्रा के बहाने 2024 की लोकसभा चुनाव में बड़ा विपक्षी अलायंस तैयार करना चाहती है, लेकिन विपक्षी एकजुटता पर तब सवाल खड़े हो जाते हैं जब उत्तर भारत के राजनीतिक दलों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाई। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भले ही यात्रा को नैतिक समर्थन दिया हो, लेकिन राजनीतिक समर्थन से दूर रही। मायावती ने तो साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के लिए अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से एक तरफ मायावती ने मुंह मोड़ लिया तो अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की तैयारी में है, जिसमें कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश यादव कल हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की रैली में शामिल होंगे।
ये वही केसीआर हैं जिससे कांग्रेस ने दूरी बनाई और अखिलेश यादव उन्हीं केसीआर से मुलाकात कर तीसरे मोर्चे की तैयारी में हैं। अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं, केसीआर का नाम शामिल नहीं, अखिलेश यादव का नैतिक समर्थन, मायावती अकेले लड़ेंगी चुनाव, नीतीश खुद पीएम बनना चाहते हैं। मतलब 2024 के रण में जहां एक मोर्चे पर बीजेपी है तो दूसरे मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी और अब तीसरे मोर्चे की रणनीति की तैयारी हो रही है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में एकजुटता की लड़ाई है और राहुल गांधी के लिए इसे जीत पाना लगभग नामुमकिन सा है। जब से अखिलेश यादव जी ने 13 पॉइंट रोस्टर का पूरा मामला चाहे संसद से लेकर सड़क तक हम लोगों ने उठाया, जाति जनगणना का मामला हम लोगों ने उठाया, तब से दलित समाज को जो विश्वास है वो माननीय अखिलेश यादव जी में बहुत बड़ा है। इसलिए 2024 में सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो बीजेपी आरएसएस बनाम समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। सच ये है कि देश को जोड़ने वाली यात्रा जिसकी आवाज श्रीनगर से दिल्ली तक ही नहीं इस्लामाबाद तक भी जाएगी, पाक ऑक्यूपाइड में कश्मीर में तिरंगा फहराने तक भी जाएगी। इस यात्रा का तो सभी को समर्थन करना चाहिए। इसमें इफ्फट क्यों की जा रही है, ये समझ से बाहर है। तो सवाल ये कि क्या थर्ड फ्रंट के साथ आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जा रही है? क्या कांग्रेस से दूरी सियासी मजबूरी है? क्या विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को पीएम का चेहरा मानना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि तमाम सियासी दल गठबंधन तो चाहते हैं लेकिन कांग्रेस के साथ दूरी बनाए हुए हैं। ये गोलबंदी इसलिए नहीं हो पा रही है कि सभी दल जो विपक्ष की सभी प्रमुख पार्टियां हैं वो अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने की रेस में लगे हुए थे। जब सब लोग प्रधानमंत्री के ही लाइन में खड़े रहेंगे तो फिर किसी न किसी को नेता तो स्वीकार करना पड़ेगा। कोई नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो विपक्ष ने अभी तक तय ही नहीं कर पाया कि हमारा नेता कौन होगा और विपक्षी एकता बनाने के लिए कौन नेता आगे आएगा। तो आज नेताओं और तमाम दलों से ऊपर उठकर के नरेंद्र मोदी के साथ जनता खड़ी है। वही दूसरे दलों में नेता है तो नीति नहीं है, नीति है तो नेता नहीं है। तो यह एक विडंबना है और इसके पहले भी गठबंधनों का हाल देश की जनता देख चुकी है। चाहे चौधरी चरण सिंह के साथ धोखा दिया हो कांग्रेस ने, चाहे जो है चंद्रशेखर जी को धोखा दिया हो, गुजराल जी को धोखा दिया हो, या फिर जो है देवगौड़ा जी को धोखा दिया हो। तो कांग्रेस की नीति हमेशा नेताओं को धोखा देने की रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक नया प्रयोग हुआ था 2019 में, जब बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों दलों में जो आपस में फूट हुई और उसमें जो है समाजवादी पार्टी फिर हाशिए पे गई। राहुल गांधी के लिए संदेश साफ है, समर्थन तो है लेकिन हाफ हाफ है। एकजुट तो होंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं, बीजेपी से तो लड़ेंगे लेकिन चेहरा राहुल गांधी नहीं होंगे। तो अब सवाल ये कि मोदी से मुकाबले के लिए तीसरे मोर्चे से कौन, आखिर कब तोड़ेंगे मौन? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस इन पार्टियों की दूरी के मायने क्या है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये भी समझाते हैं। पहली और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के वोट बैंक पर इन पार्टियों ने कब्जा कर रखा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर है और साथ देने से वोट बैंक के कांग्रेस की तरफ खिसकने का डर है। कांग्रेस के वोट बैंक से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। यूपी में अखिलेश यादव का MY समीकरण पर आधारित है उनकी राजनीति। वहीं मायावती को दलित वोट बैंक खिसकने का डर है। ये मतदाता कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता माने जाते रहे हैं। और चलिए बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की, जिनकी मुलाकात हुई है आज अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से। और ये मुलाकात हुई है तेलंगाना की तरफ अखिलेश यादव के रुख करने से पहले। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक मैदान में इन दिनों अखिलेश यादव और शिवपाल का, इन दोनों की ही चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक पाले में नजर आए थे और इसके बाद यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई गई। चुनाव परिणाम के बाद से अब तक अखिलेश और शिवपाल के बीच राजनीतिक मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज दोनों नेताओं की करीब 1.25 घंटे तक मुलाकात हुई है। लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव के आवास पर यह बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में शिवपाल यादव को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को संगठन प्रभारी और महासचिव बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चचा यानी शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करके निकल रहे हैं।
ठीक मेरे पीछे देखें तो शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की निकलती हुई फ्लीट आपको दिखाई दे रही है। मैं विजुअल से उनको दिखाने की कोशिश करूंगा। अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं अपने आवास के लिए। 5:05 पर ये आए थे अखिलेश जी और अब यहाँ से मुलाकात करके निकल रहे हैं। 1 घंटे 15 मिनट करीब उनकी मुलाकात चली है और साफ तौर से आप देखें तो यहाँ से उनका काफिला एक बार फिर से यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अब वो अपने निजी आवास की तरफ जाएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय भी यहीं पर स्थित है, लेकिन उम्मीद नहीं लगती कि अब वो समाजवादी पार्टी कार्यालय जाएंगे। फ्लीट को थोड़ा सा और आगे जाने दे तो मैं और ज्यादा साफ आपको बता पाऊंगा कि आखिर वो जहां कहां बढ़ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखिए उनकी फ्लीट की तमाम गाड़ियां सीधे उनके आवास की तरफ जा रही हैं, यानी कि अखिलेश यादव अब दफ्तर की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं। ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को कहा गया था कि खिचड़ी के बाद यानी कि जब खड़मास खत्म हो जाएगा तब जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और जिम्मेदारी में 2-3 चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाए, साथ ही संगठन का प्रभारी भी बनाया जाए। तो ऐसे में तमाम जो कयास आराइयां थी, सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर इन पर से कब पूर्ण विराम लगेगा। वैसे राजनीति के जानकार मानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी में कोई अहम और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, लेकिन सनातनियों के संगम में इस्लाम वाली साजिश रची गई है। सनातन के द्वार इस्लाम का प्रचार हो रहा था। मेले में इस्लामिक प्रचार सामग्री बेची जा रही थी, लेकिन जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के तट पर लगे माघ मेले की तस्वीरें हैं। यह इस्लाम के प्रचार का अड्डा। यहाँ बिक रही किताबें और सामग्री पर संतों का विरोध है। विरोध यहाँ के विधायक को भी है, जिनकी नजरों में ये दुकानें पड़ी, जहाँ इस्लाम प्रचार सामग्री का जखीरा बिकने के लिए रखा गया है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचे जाने की खबर मिलने के बाद कोहराम मचा हुआ है। दरअसल इस बात की शिकायत बीजेपी की एमएलसी निर्मला पासवान ने की है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि साहित्य बेचे जाने की आड़ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत में इस बात को कहा है कि कई संत महात्माओं ने और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे इस बात की शिकायत की और कुछ फोटोग्राफ्स उनके पास भेजे थे। उसी के आधार पर उन्होंने शिकायत की। उन्होंने आशंका जताई है कि माघ मेले में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की साजिश की जा रही है और इससे माहौल खराब हो सकता है। इस्लामिक साहित्य की बिक्री पर रोक लगाए जाने और दोषियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की। ये उन किताबों के नाम है जो माघ मेले में बिक रही हैं और इसी के लिए संतों में आक्रोश है। आक्रोश इसलिए भी क्या कोई साजिश है माघ मेले को इस्लाम के प्रचार का जरिया बनाने का, या इन किताबों का बिकना महज इत्तेफाक भर है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है तीर्थराज प्रयाग में। हिंदुओं के इस पावन मेले में जब देवताओं का दिन और राक्षसों की रात्रि है, ऐसे समय में लगने वाले माघ मेले में संत महात्मा संपूर्ण देश से और देवता भी ब्रह्मलोक से यहाँ आके निवास करते हैं। ऐसे समय हिंदू विरोधी धर्म ग्रंथों को मेले में बेचा जाना बहुत ही निंदनीय है। संत समाज इसकी निंदा करता है और अपेक्षा करता है सरकार से तत्काल उन पर कार्रवाई करके मुकदमा लिखा जाए। जिन लोगों ने भी हमारे मेले में ऐसे ग्रंथों को बेच करके मेले में के वातावरण खराब करने का प्रयास किया है, वो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामिक साहित्य बेचे जाने की खबर जब बीजेपी विधायक निर्मला पासवान तक पहुंची, तब उनका भी पारा चढ़ गया और बीजेपी विधायक ने मेला अधिकारी से इन दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में जो मेला लगा, माघ मेला क्षेत्र में, वहाँ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस्लाम धर्म की बुकें बेची जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने सबूत के तौर पे जहां बुकें बिक रही हैं उस जगह को भी भेजा है, बुकें बिकती हुई भेजी है। शासन से, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं मेला प्रशासन से, मैं डीएम से, प्रयागराज से मैं मांग करती हूं कि जहां भी ऐसी ये किताबें बेची जा रही तत्काल प्रभाव से उसको हटाया जाए। दरअसल प्रयागराज के संगम तट पर
करोड़ों की लागत से टेंट सिटी बसाई गई है। माघ मेले का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है, लेकिन इसी दिव्यता के बीच मेले में कुछ साजिशें भी की गई। आरोप है कि साजिश के तहत माघ मेले में इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है। इस्लामिक प्रचार सामग्री बेची जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या पुलिस या मेला अधिकारियों की अब तक इस पर नजर नहीं गई कि किस तरह से बगैर अनुमति के फुटपाथ पर दुकानें सजाकर इस्लामिक साहित्य बेचा जा रहा है, किताबें बेची जा रही हैं। इस पर नाराजगी जताई है। साधु संतों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है, और इसको देखते हुए मेला प्रशासन ने पूरी सूचना यहां से डीसीपी क्राइम को दी है, जिसके बाद इस मामले में डीसीपी क्राइम ने जांच शुरू कर दी है। जो किताब की दुकान थी उसको बंद करा दिया गया है। उसको फिलहाल डीसीपी क्राइम हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वो कहां का रहने वाला है और कौन कौन से साहित्य थे और उसमें क्या आपत्तिजनक बातें थी। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस किसी भी बयानबाजी से बच रही है और सिर्फ जांच की बात कर रही है। सनातन के द्वार पर इस्लाम के प्रचार की साजिश एक बड़ा सवाल है। सवाल उन लोगों पर है जो इस तरह की सामग्री माघ मेले में बेच रहे हैं। सवाल उन अधिकारियों पर है जो मेला अधिकारी बनकर भी मेले के अंदर चल रही गतिविधियों से अनजान है। हालांकि संतों के विरोध के बाद अब मुद्दा तूल पकड़ चुका है। देखना होगा इस मामले में प्रशासन क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात अग्निवीरों की। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीरों का पहला बैच सेना में तैनात होने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अग्निवीरों से संवाद किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों से बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना एक परिवर्तनकारी नीति है और सशस्त्र बलों को मजबूत करके उन्हें भावी चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। सरहद की सुरक्षा का लिया शपथ। दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे बनकर आफत। अग्निवीरों का जोश हाई है। सीधे ट्रेनिंग कैंप से हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर आई है। देश की सुरक्षा और देशभक्ति के जज्बे से लबरेज ये नए अग्निवीरों का पहला बैच है। भारतीय फौज के ये नए फौलादी दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीनों फौज के इन जंबाजों से सीधा संवाद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच को शुभकामनाएं दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट में ट्रेनिंग ले रहे नए रंगरूट सीधे प्रधानमंत्री से मुखातिब हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश सेवा में जुटने जा रहे इन युवा फौजियों को शुभकामनाएं दी। सरकार ने पिछले साल जून में तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत देश के 40,000 युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया। 17 से 21 साल के युवाओं को कठिन ट्रेनिंग दी गई। इस सब के बाद अब ये भारतीय फौज का हिस्सा बनने और राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।